वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबको नमस्ते। नमस्ते। तो सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव बाबा जी के ए नागराज जी के चरणों में पूरे उत्सव पारा परिवार की ओर से कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आज हमारे बीच में अभिभावक विद्यालय रायपुर की अध्यापिका जी आदरणीय चानी दीदी जी उपस्थित है, और जो इंग्लिश में पकड़ कैसे बनाए इस बात पर दीदी जी रखेगी। तो मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं दीदी जी का। तो चानी दीदी जी का 2000 में जो पहला शिविर हुआ शादी के पहले, उसके बाद फिर लगभग 5 साल शादी के बाद तक इसमें कुछ वो नहीं कर पाई दीदी। फिर 2006 से फिर शिविर शुरू हुआ, और शिविर के बाद ही फिर उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू की, और जहां जहां कुछ दिक्कत आती थी तो वहां फिर जो भी रहते थे BR भैया, सोम भैया, जो भी उपलब्ध रहते थे, इन लोगों से, साधन भैया वगैरह से पूछ के, मतलब एक तरह से स्वाध्ययन इनका शुरू हो गया 2006 से। 2009 में चानी दीदी जी के जो बेटा जी है, दर्श बेटा जी, तो इनकी पढ़ाई को लेके जब इनको लगा कि परंपरा में तो कुछ अधूरापन है, कुछ जरूरत है, जो एक गैप है उसको भरने की, तो दीदी ने स्वयं में जिम्मेदारी ली, और 2009 से ही चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पर दीदी ने कुछ बुक्स लिखना शुरू की, कुछ पोयम लिखना शुरू की, और फिर 2011 में जो अभिभावक विद्यालय रायपुर में खुला, इसमें दर्श बेटा जी पहले स्टूडेंट थे इस विद्यालय के, चानी दीदी जी पहली अभिभावक थी, और चानी दीदी जी ही इस विद्यालय की पहली अध्यापिका जी थी। और उसके बाद फिर जब ये समझने समझाने का क्रम शुरू हुआ, तो ये समझ में आया कि अध्यापिका जी हम इन लोग थोड़ा कुछ कम पढ़ रहे हैं। तो फिर बाबा जी से बात हुई, तो बाबा जी ने कहा कि ये बच्चे आस्था विधि से तो चलेंगे नहीं, इनको तर्क, यदि आप इनके तर्कों को शांत नहीं कर पाए तो ये बागी हो जाएंगे। तो ये बात जब समझ में आई, और बाबा जी ने भी बात कही कि यदि आप अध्ययन नहीं करोगे तो आप विद्यालय बंद कर दो, क्योंकि जब तक आप खुद पूरे नहीं होगे, आप बच्चों के तर्क शांत नहीं कर पाओगे, तो विद्यालय ये अध्ययन जो है बहुत मतलब प्राथमिकता में रखने की जरूरत है। तो फिर इसी क्रम में जो पहला 6 माही अध्ययन शिविर शुरू हुआ, तो पूर्व की भांति इसमें भी चानी दीदी जी पूरी अभिभावक विद्यालय की 6 बहनों के साथ पहली स्टूडेंट थी अध्ययन शिविर की, पहले अध्ययन शिविर की पहली स्टूडेंट। और मैं 5 साल मुझे भी दीदी जी के साथ, अभी दीदी 2011 से सतत अभिभावक विद्यालय रायपुर, अभिभावक विद्यालय छोटी में अध्यापन का भी काम कर रही है, साथ साथ जो बहुत सारा जो लेखन वाला काम है इंग्लिश को लेकर, वो भी इनका चल रहा है। और स्वावलंबन का जो आधार है, तो चानी दीदी जी की जो है स्वीकृति करके फाफाटी चौक में एक शॉप है, जहां पर सारे ऑर्गेनिक दूध, दही, घी और भी जो भी प्रोडक्ट है वो सब उपलब्ध रहते हैं। तो चानी दीदी जी को मैं जो देख पाती हूँ, 5 साल मुझे भी इनके साथ काम करने का अवसर मिला, तो पूरी बहनों से तो प्रेरणा मिली, दीदी जी का जो स्वागत भाव देखती हूँ, दर्शन के प्रति जो निष्ठा देखती हूँ, और एक स्वावलंबी अध्यापिका जी के रूप में मैं देख पाती हूँ कि उन्होंने पेढ़ा है, घी है, दही है, मठा है, ये सारी चीजें बनाना शुरू किया। और अभी जब जब जो मौसम आता है उस अनुसार जो जो चीजें उपलब्ध होती है तो ऑर्डर लेके वो भी दीदी बनाती, चाहे गुजिया हो, नमकीन हो, ये सब चीजें। तो एक स्वावलंबी अध्यापिका जी के रूप में मैं दीदी को देख पाती हूँ और इनसे प्रेरणा ले पाती हूँ। और एक बड़ी बात, जैसे हमने कल एनसीएफ 2005 पढ़ा, इसी तरह से वैल्यू एजुकेशन जो है इसमें यूसीएफ बना हुआ है। इसमें यह है कि यूनिवर्सल करिकुलम फ्रेमवर्क, पूरा ऐसा क्या सिलेबस हो जो सार्वभौम हो, पूरे सभी देशों में वो एक जैसा लागू हो पाए। तो चानी दीदी जी इस यूसीएफ की कोऑर्डिनेटर भी है।
तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सी आज हमारे बीच में है। तो मैं और ज्यादा कुछ लेकिन के बारे में कुछ कहना, मुझे ऐसा लगता है कि सूरज को टार्च या दीपक दिखाने के जैसा होगा। तो मैं बहुत स्वागत के साथ मेरी स्नेह सलीला बहन चानी दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना थोड़ा सा सत्यापन रखें और उसके बाद में इंग्लिश में पकड़ कैसे बनाए इसको लेकर वो करे। दीदी जी को मैं बता दूं कि पिछले 2 दिनों से हमारा इसका हुआ है अध्यापक के जो है अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण। तो पहले दिन हमारी यूसीएफ के जो क्या आधार स्तंभ है क्या उस पर चर्चा हुई, विभाग की तैयारी के में हमको क्या क्या करना है उस पर चर्चा हुई। कल हमारा लर्निंग आउटकम के ऊपर जो पूरे देश में जो लागू किया गया है कि क्या लर्निंग आउटकम होना चाहिए, तो हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ्स में क्लास 1 और 2 का इस पर चर्चा हुई। और आज आप हमारे बीच में है इंग्लिश में पकड़ कैसे बना इसको लेके, तो मैं आमंत्रित करती हूँ चानी दीदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन जी। आपने जैसा परिचय दिया उतना ही स्नेहिल परिचय आपका भी है और आपसे सब परिचित है। और मैं भी बस यही जोड़ना चाहती हूँ कि इतना प्रेम मिलता है आपसे, इतना सहयोग मिलता है, इतना संबल बढ़ता है, मैं मतलब अभी व्यक्त नहीं कर सकती। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और श्रद्धेय बाबा जी को नमन करते हुए कुछ बातें उनकी जो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कैसे मेरी शुरुआत हुई इस पथ पर, मतलब अभ्यास के दौर की बात कर रही हूँ। तो जब मैं 2006 में मतलब मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई थी कि मेरे श्रीमान जी का 2005 दिसंबर में एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तो हम लोग 2006 में दर्श बेटा जी 1 साल 8 महीने के थे और हम सोचे कि कुछ सार्थक कार्य करना है। तो वहां पर उसके लिए कोई वातावरण नहीं था, तो मैं वापस रायपुर आई क्योंकि यहाँ पर मैंने शिविर किया था और मुझे इसी की तरफ मन खींच रहा था बार बार कि यही एक करने योग्य काम है शिक्षा के ऊपर। और जैसे ही मैं आई और अनीता दीदी के घर में आदरणीय बाबा जी थे और उनको मैंने प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि हाँ बेटा, घटना ही है और हर घटना नियम से घटती है, तो जब तुम सब समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो आप अध्ययन करो, परिश्रम करो और पुरुषार्थ करो। और उनका मार्गदर्शन पाकर उस दिन से मैंने मतलब घर पे ही किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। और हमारे परिवार का जो गौशाला और खेती का काम था, तो मैंने सोचा कि चलो हम बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मैं पेड़ा, श्रीखंड ये सब बनाने लगी। तो बाबा जी ने बोला ऐसे ही होगा, कोई भी शिक्षक स्वयं स्वावलंबी होकर ही समाज में शिक्षा दे सकता है, दान दक्षिणा से हम काम नहीं कर सकते। तो इसलिए वो शुरुआत ही उन्होंने मतलब नींव ही डलवा दी कि पहले से ही ये परिश्रम करो और स्वावलंबन के लिए। और साथ साथ में अध्ययन पूर्वक कुछ न कुछ शिक्षा का वस्तु जो है, पाठ्य वस्तु को जो उन्होंने पाठ्यक्रम दिया था उसको देखते हुए शिक्षा पाठ बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और बीच बीच में साधन भी आते थे, तो वो भी बोलते थे कि देखो अभी किस तरह की कविताएं हैं जो न संबंध को की पहचान करा पाती है, न संबंध में जो मूल्य है उसकी पहचान करा पाती है, न हम कैसे निर्वाह करें उसकी पहचान करा पाती है। मतलब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है अभी, जिस तरह की पोएम्स आप जानते ही हैं कन्वेंशनल स्कूल्स में है, उसमें ऐसा कोई भी भाग नहीं है जो बच्चे के जीने से डायरेक्टली जुड़ पाए या उसको संबंध की पहचान करा पाए, है ना। तो संबंध मूल्य मूल्यांकन के साथ जीने के लिए भी कोई तैयारी नहीं होती उसमें, ना ही सदुपयोग और सुरक्षा संबंधी कोई बात होती है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह का कंटेंट डेवलप करो। तब फिर हमने और कल्पेश भाई भी साथ में होते थे, तो वो और अनामिका भाभी भी अपने भाग्या बेटा जी के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करते होते थे। तो वो भी कुछ कुछ चीजों को लेकर सोचते थे कि वो हिंदी वाले भाग में सोचते थे, लिखते थे, मैं इंग्लिश में सोचती थी, लिखती थी। क्योंकि मैंने थ्रू आउट होली क्रॉस पेंशनबाड़ा जो रायपुर में है वो कॉन्वेंट स्कूल, वहां पर मेरी पढ़ाई हुई थी। उसके बाद मैंने बीकॉम करके इंटीरियर डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया था। तो मतलब वैसे इंग्लिश लिटरेचर तो नहीं पढ़ा था, पर बाबा जी ने बोला कि इतनी इंग्लिश तो आती है बेटा जी कि बच्चों के लिए काम कर सको। तो बाबा जी का हमेशा इतना प्रोत्साहन रहता था, हमको ऐसा लगता था कि हाईली क्वालिफाइड लोग ही कुछ लिख पाएंगे या वो ही पढ़ा पाएंगे, या जब भी शिक्षा पे काम होगा
या कंटेंट डेवलपमेंट का काम होगा तो एकदम PhD किए हुए लोग ही उसको कर पाएंगे। तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, मतलब हम सबको ही प्रेरित किया कि आप सब अपने बच्चों की जिम्मेदारी वहन कर सकते हो और जितना आपको आता है प्राइमरी एजुकेशन तो बहनों के द्वारा ही होना चाहिए और बहनें ही पढ़ाए इसमें, क्योंकि ममता का भाव सबसे अधिक, मतलब ऐसा है नहीं कि भाइयों में नहीं है, पर जिस तरीके से हमको ममतामयी तरीके से बच्चों के साथ प्रस्तुत होना है, धीरता वीरता उदारता पूर्वक, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी बहनें बहुत अच्छे से कर पाएंगी। और आप ये सब का प्रमाण देख भी रहे हैं, आज विद्यालय को 9 वर्ष हो गए हैं और सभी बहनें बहुत ही स्नेहपूर्वक ये विद्यालय को, मतलब अपनी गति के लिए भी और बच्चों की गति के लिए भी लगातार लगी हुई है और हर दिन खुशी हो रही है। गौरी बहन जी की ऊर्जा को देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कैसे अब मल्टीप्लाई होते जा रहा है। ठीक है, तो मैं भी अभी अभ्यासरत हूँ और कंटेंट डेवलपमेंट में काम करती रहती हूँ और बच्चों का फिलहाल हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं अभी लॉकडाउन की वजह से। तो हम कंटेंट पे आए बहन जी। जी दीदी जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो आप सब ये जो स्लाइड्स देख पा रहे हैं, इसमें कुछ मौलिक बातें हैं, जो कुछ प्रश्न आते हैं लोगों के कि अगर हमारी मातृभाषा है और हमारी जो घर में बोलने वाली भाषा है, मतलब हिंदी, और जो हमारी होम लैंग्वेज है, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? क्यों बच्चों को इंग्लिश सीखने की जरूरत है? इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोई भी विद्यालय प्रारंभ करे उनको इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि इसके लॉजिकल आंसर्स हम समाज को दे पाए, है ना। तो जो आपको पहली स्लाइड दिख रही है उसमें उसी से रिलेटेड बातें हैं कि सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अभी मैंड्रिन और स्पेनिश है और इंग्लिश 3rd नंबर पे है। तो मैंड्रिन और स्पेनिश तो उतना यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है, पर इंग्लिश देखा जाए तो 3rd मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, जिसको 112 देशों में बोला जाता है। और ये इंडिया में भी, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है, तो हमारे लिए अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सहज थी तो वो इंग्लिश है ना। और इसीलिए इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि करीब 350 मिलियन लोग इसको प्रयोग करते हैं बोलने में, और 430 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी ये सेकेंड लैंग्वेज है। मतलब फर्स्ट लैंग्वेज अगर उनकी राष्ट्रभाषा होगी तो सेकेंड लैंग्वेज ये है। ऐसे 430 मिलियन लोग हैं, है ना। और बहुत सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो पूरे विश्व में एकेडमिक वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है, वो भी अंग्रेजी में होती है। तो बहुत सारे लोग अपना जर्नल, रिसर्च पेपर, ये सब कुछ इंग्लिश में ही पब्लिश करते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उसको पढ़ पाए। और मतलब इंडिया में भी ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पर हिंदी बोलना नहीं आता, जैसे साउथ के बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं। तो इंग्लिश जो है वो इंडियंस में भी कम्युनिकेटर के रूप में एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है कि आप अगर साउथ चले गए और किसी को हिंदी नहीं समझ में आएगी और आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में रख सकते हैं। तो इस तरीके से दुनिया में और इंडिया में इसका स्कोप है। ठीक है, आगे की कुछ स्लाइड्स हैं, ये हम जनरल पब्लिक को बताते हैं, पर फिर भी आपको पता रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं विद्यालय में, वो आपको भी पूछे जाएंगे, है ना। तो शिक्षा की जो परिभाषा है वो इसमें अंग्रेजी में हमने लिखी हुई है। तो इस यही आप मतलब अभी तो मैं इंग्लिश में ही रीड कर दे रही हूँ, बट परिभाषा संहिता में जो परिभाषा है उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ अ विजन ऑफ कंप्लीट सिविलिटी, है ना। तो शिष्टता पूर्ण दृष्टि का उदय का प्रक्रिया, है ना। ये हमने इंग्लिश में ये सारा नोट किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो हमारे विद्यालय की तरह ही अभिभावक विद्यालय खोलने में इंटरेस्टेड है, और वो सारे लोग को भाषा को लेके कुछ ना कुछ दिक्कत आती है यदि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। इसलिए हमने ये कंटेंट जो बेसिक वाला है इंग्लिश में भी तैयार किया है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, क्योंकि वो शिष्टतापूर्ण दृष्टि के उदय की बात हुई, इसलिए शिष्टता के बारे में भी लोगों को पता रहे, है ना। इसलिए इसके बारे में लिखा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज टू मेक एवरी ह्यूमन बीइंग केपेबल ऑफ लिविंग विद ह्यूमैनिटी। तो जो हम शिविर में ये बात सुनते हैं कि हर बच्चा न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है और सत्यवक्ता होता है, तो अब उसके में न्याय प्रदायी क्षमता हम की योग्यता आ सके, उसी को हमने इंग्लिश में लिखा है, टू एस्टैब्लिश द कैपेसिटी टू डू जस्टिस,
to develop the capability of right actions and behavior and cogniting truth, सत्य को समझने के लिए। ये कुछ प्रीलिमिनरी बातें हैं, ये बस हमारी एक तैयारी होनी चाहिए कि इस तरह के प्रश्न आए तो हम इसका उत्तर दे पाए। नेक्स्ट है शिक्षा नीति, है ना। तो सह अस्तित्व बोध, जीवन बोध, मानवीयतापूर्ण आचरण बोध सहित मानव लक्ष्य बोध, जीवन मूल्य बोध, लक्ष्य सफलता के लिए निश्चित दिशा बोध कराने के साथ साथ स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, उत्पादन में स्वावलंबन का बोध सर्व सुलभ होना, ये शिक्षा की नीति का परिभाषा संहिता में डेफिनेशन है। और ये हर एक व्यक्ति को, जो कोई भी चेतना विकास मूल्य शिक्षा देना चाहता है, उसको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बस आवश्यक बातें हैं जो शुरुआत में हमको देनी है। अभिभावक की परिभाषा, बच्चे का पोषण, संरक्षण कार्य सहित अभ्युदय चाहने वाला, है ना। नेक्स्ट अध्यापक, one with complete understanding, a living model of such understanding and also involved in the work of transferring such understanding to others। तो जैसा बाबा जी ने बोला था कि जो शिक्षक है वही पाठ्यक्रम है, वही सिलेबस है। अगर शिक्षक का आचरण सही है तो वो ही बच्चों में संप्रेषित होगा, है ना। तो हम चाहे कितना भी कंटेंट लिख दें, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, लेकिन अगर वो अध्यापक के आचरण में नहीं है तो बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो पूरी समझ के साथ जीने वाला लिविंग मॉडल जो है वैसा अध्यापक होगा, तभी ये ट्रांसफर हो पाएगी, ये समझ की वस्तु। फिर ये जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं कि ट्रस्ट इन सेल्फ, रिस्पेक्ट फॉर एक्सीलेंस, बैलेंस इन टैलेंट एंड पर्सनालिटी, सोशल इन बिहेवियर, सेल्फ सफिशिएंट इन ऑक्यूपेशन, है ना। तो इसको आप सबने हिंदी में भी पढ़ा है, इसलिए हम कुछ चीजों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बाबा जी की जो गाइडलाइंस है प्राइमरी स्कूल को लेके, जिसमें उन्होंने बोला कि एजुकेशन विल बी प्राइमरीली प्रोवाइडेड टू डेफिनेट डायरेक्शन टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, स्टेडफास्टनेस, ब्रेवनेस, जेनरोसिटी, एक्सीलेंस इन कॉन्डक्ट एंड पर्पस, है ना। तो धीरता, वीरता, उदारता और उत्तम आचरण, है ना, निश्चित दिशा देने वाली शिक्षा हो, ठीक है, जिससे बच्चे का आचरण जो है वो पर्पसफुल हो पाए, है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन में स्पोर्ट्स होने चाहिए, रीडिंग राइटिंग स्किल सिखानी है, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना है, दूसरी एक्टिविटीज सिखानी है ना, और उत्पादन की तरफ प्रवृत्ति होनी चाहिए, तो इंक्लिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग रादर देन ओनली कंजम्पशन, है ना। और प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल का मैथ्स भी इंक्लूडेड होगा। प्राइमरी लेवल में ह्यूमन बिहेवियर और कंडक्ट, मतलब मानवीय आचरण के ऊपर ही केंद्रित रहेगा, व्यवहारिक शिक्षा रहेगी। द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट विल बी ऑथेंटिकेटेड और कंफर्म्ड ओनली बाय हिज टीचर्स थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग उनकी हर एक प्रवृत्ति पे बहुत ध्यान देते हैं, और मूल्यांकन जो है वो अध्यापक गण जो है बच्चों की प्रवृत्ति को देखते हुए मूल्यांकन देते हैं, न कि उनकी केवल स्किल्स ना। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स को तो अपन बताते ही है कि कौन बच्चा क्या ठीक से कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, लेकिन चेतना का विकास होना ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है प्राइमरी एजुकेशन में। तो उस भाग के लिए बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना होता है उसकी प्रवृत्तियों पे। तो हमारे प्राइमरी एजुकेशन के जो 4 पिलर्स हैं वो है संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण, है ना। तो आप ये देखेंगे कि जितना भी कंटेंट हमने डेवलप किया है हिंदी में, इंग्लिश में, वो सारा इसके इर्द गिर्द है। मतलब अगर हम कोई पाठ की एक्सरसाइज भी बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान रहता है कि इसमें संबोधन है, और उसमें ध्यान रहता है कि अगर उसमें कोई एग्जाम्पल सेंटेंसेस है तो वो आज्ञा पालन, सहयोग, नियंत्रण, ये सब को केंद्र में रखकर है, ताकि वो व्यवहारिक अभ्यास बच्चों का बन पाए। मतलब वो जो कुछ भी पढ़े उसमें उनको सही चित्रण ही बने। इसलिए ये सारे चारों बिंदु को हम अपने सभी विषय में ध्यान रखते हैं, खेल के समय, नृत्य के समय, इंग्लिश में, हिंदी में, सब जगह, है ना। अब हम फोकल पॉइंट्स पे आते हैं कि क्लास 1 में कौन कौन सी बातें बच्चों में पहुंच जानी चाहिए, चाहे वो कोई कविता पढ़े, चाहे कोई कहानी पढ़े, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े। तो पहला पॉइंट है, हाउ डू आई राइटली एड्रेस ऑल माय रिलेटिव्स एंड अक्वेंटेंसेस। तो मैं किस तरीके से अपने सभी संबंधी और परिचय में आने वाले जो भी
संपर्क में आने वाले लोग हैं उनका सही संबोधन कर पाऊं, ये बातें क्लास 1 में होनी है। तो शुरू तो प्री प्राइमरी से हो जाती है, पर क्लास 1 में वो उसके ऊपर एकदम उसका अभ्यास में आ जाना चाहिए, तो उसके बाद फिर उसको और रोकना टोकना पड़े ऐसी स्थिति ना हो, है ना। फिर हाउ डू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स केयर फॉर मी, ईच एक्शन सेपरेटली। अब आप ये देखोगे कि जो फोकल पॉइंट्स हमारे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमारा कंटेंट कैसा होता है ना। तो उसके लिए अभी मैं इस स्लाइड में आगे नहीं बढ़ते हैं, मैं कुछ पोएम आपको बता रही हूँ। जैसे इसमें लिखा कि हाउ टू राइटली एड्रेस ऑल माई रिलेटिव्स। तो हमारी छोटी क्लासेस से ही संबोधन को लेके पोएम स्टार्ट हो जाती है। आई कॉल माई मदर मम्मा जी, आई कॉल माई फादर पापा जी, एंड दे आर माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, I call my brother Bhai ji, I call my sister Behan ji, and they are my siblings. I love my siblings. तो पहले ये प्रयास होता है कि मदर को मैं मम्मा जी बोल रहा हूँ, फादर को मैं पापा जी बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये सब संबंध के नाम है, तो वो सिखा रहे हैं। और साथ में व्यवहारिक रूप में जब वो बोलेगा तब वो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर तो बोलेगा नहीं, संबोधन के साथ बोलेगा जी लगाकर। तो मम्मा जी, पापा जी, भाई जी, बहन जी, जैसे उसको बोलना है बेटा जी को, वैसा ही हम अभ्यास कराते हैं पोएम के थ्रू। फिर जब हम मम्मा जी और पापा जी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जैसा आपने क्लास 1 के फोकल पॉइंट में पढ़ा कि बच्चों को अपने माता पिता के बारे में और उनके द्वारा की जाने वाली हर एक एक्टिविटी जो उनके चेतना के विकास के अर्थ में है और उनके शरीर के विकास के अर्थ में है, उसकी समझ होनी चाहिए। तो सेकंड नंबर पॉइंट था हाउ डू माई पेरेंट्स एंड टीचर्स केयर फॉर मी, ईच एक्शन सेपरेटली। तो वो हर एक क्रिया को देख पाए जो माताजी और पिताजी उनके लिए कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक पोएम है हमारे इंग्लिश में मम्मा जी पे। She wakes me up every day, she gives me a bath every day, she feeds me food every day, she plays with me every day, she is my mama ji, she is my mama ji। तो आप देख सकते हैं कि इस पोएम से हम सर्वप्रथम चेतना के विकास के लिए जो बोला गया है कि माताजी पिताजी मेरे लिए जो क्रियाएं कर रहे हैं दिन भर, उसको देख पाऊं, उसके प्रति कृतज्ञ हो पाऊं, वो कवर हो रहा है, क्योंकि माताजी दिन भर मेरे लिए क्या क्या कर रही है वो दर्शाया गया है। ठीक है। फिर जो हम प्रोनाउन की प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं कि बार बार आप मम्मा जी वर्ड यूज करके नहीं लिखोगे या बोलोगे, तो आपने शी यूज करोगे जब भी मतलब अगर हम कोई भी मेल कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं तो ही यूज करेंगे, फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं तो शी यूज करेंगे। तो शी की भी प्रैक्टिस हो गई आपकी इसमें। फिर कुछ एक्शन वर्ड्स जो रोज होने हैं, जैसे वेक अप, बेद, है ना, फीड, फूड, प्ले, तो इस तरह के वर्ब्स भी आ रहे हैं। तो एक कविता के माध्यम से हम कैसे इंटीग्रेटेड वे में बच्चे को जो हम संप्रेषित करना चाहते हैं संबंध के बारे में, मूल्य के बारे में, ममता मूल्य के बारे में, वो भी बता पाए। ठीक है। फिर मम्मा जी बार बार रिपीटेडली मम्मा जी नहीं बोलना है, वी कैन राइट शी, तो ये प्रोनाउन का यूसेज भी बता पाए। फिर वो एक्शंस जो रोज होते हैं उसको वर्ब फॉर्म में, फिर वेक के साथ वेकिंग बताइए, बेद के साथ में बेदिंग बताइए, फीड के साथ में फीडिंग बताइए, प्ले के साथ में प्लेइंग बताइए। तो पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बता सकते हैं और फिर उसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी बता सकते हैं। तो बच्चों को हम इस तरह का अभ्यास कराते हैं, आई वेक अप, आई एम वेकिंग अप। तो उसको बोलने आता है कि आई एम वेकिंग अप, मतलब ऐसा जो अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हो रहा है प्रेजेंट में, विच इज कंटिन्यूअस, उसको बोल रहा हूँ। तो उस तरह के बहुत सारे हम सेंटेंसेस सुबह से लेकर रात तक जो बच्चा करता है, आई ब्रश माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई टेक अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, है ना, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेड, आई एम अप्लाइंग ऑयल ऑन माई हेड। इस तरीके से दिन भर में होने वाली सभी क्रियाओं को स्पोकन में बुलवाते हैं। तो सेंटर में संबंध है, सेंटर में मूल्य है, और उसको केंद्र में रखते हुए भाषा का अभ्यास।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर भाषा का अभ्यास होता है तो बच्चा हर समय जड़ से जुड़ा हुआ है, मतलब संबंधों से जुड़ा हुआ है। यदि हम सिर्फ मतलब रैंडम कहीं से भी अगर प्रैक्टिस करवाते हैं सेंटेंस मेकिंग की या बोलने की, तो वो जुड़ाव खत्म हो जाता है। तो हमारे विद्यालय में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि कोई भी भाषा सिखा रहे हैं तो हम प्री प्राइमरी में सब कुछ माताजी पिताजी ये सब संबंध के थ्रू ही इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, उसके बाद फिर हम उसको ध्यान दिलाते हैं कि ठीक है ये शब्द है तो ये इसका अर्थ है और इसका ऐसा रंग है, या ये जैसे अगर आपको एप्पल के बारे में बताना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एप्पल बताओगे तो वो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसका कनेक्शन जो बीच का लिंक है वो पूरा टूट गया है ना। तो जब बच्चों को प्री प्राइमरी में 5 फ्रूट्स के नाम और ये सब कॉमनली पढ़ाया जाता है स्कूल में, और हम सोचते हैं कि हम इंग्लिश में वर्ड सिखा रहे हैं फ्रूट्स के, ठीक है। तो जब बाबा जी आए तो उन्होंने बोला कि बेटा ये तो फिर से वही कचरा हो जाएगा, है ना। यहाँ संबंध कहाँ है, वो फल क्या बच्चे को अपने आप मिल गया, है ना। तो वो पिताजी लेकर आए, माताजी ने धोया, काटा, खिलाया, है ना। तो जब हम एप्पल की बात करते हैं यहाँ से शुरू होता है कि बेटा जी अच्छा आज आप टिफिन में एप्पल लाए हैं, who gave you this apple? My mama ji gave me this apple. Okay. And who brought the apple? My papa ji brought the apple. Okay. And who has cut it for you? My mama ji has cut it for me. Then okay, so it is for your nutrition. हाँ, तो वो आपके पोषण के अर्थ में है, मम्मा जी ने आपका पोषण का ध्यान दिया है। तो बच्चा बोलेगा यस, एंड यू लाइक इट, बोलेगा यस आई लाइक इट। तो इस तरीके से उसको बता रहे हैं कि कैसे माँ उसके पोषण और रुचि का ध्यान रखती है। एंड देन फिर हमारी ये बात होती है, ओके तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? APPLE, एप्पल बिगिंस विथ ए। हाँ, एंड देन एप्पल, व्हाट इज द शेप ऑफ एप्पल, व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल। तो शुरुआत संबंध से करें जब भी हम बातचीत करेंगे बच्चों के साथ स्पोकन में, एंड धीरे धीरे संबंध से उसको वो संबंध में वो उस किस अर्थ में उस बच्चे के साथ वो यूज हो रहा है, जैसे पोषण के अर्थ में वो बताया। अगर हम नहाने की बात कर रहे हैं तो वो उसकी स्वच्छता के अर्थ में वो बताया। तो सर्वप्रथम संबंध, फिर वो संबंध में वो माताजी और पिताजी ने मतलब ममता के तहत और वात्सल्य के तहत बच्चे के पोषण और संरक्षण के तहत क्या क्रिया की, वो क्रिया पे ध्यान दिलाते हुए फिर उस वस्तु का उल्लेख हो सकता है कि भाई इसका रूप ऐसा है, गुण ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, धर्म ऐसा है। तो ये हमारी चेन है, सीक्वेंस है जब भी हम इस भाषा में कोई बात को बताते हैं। अब हम वापस आते हैं स्लाइड पे। तो आई एम ग्रोइंग अलोंग विथ माई सिबलिंग्स एंड क्लासमेट्स, वी आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, ईच एक्टिविटी दे डू टुगेदर। तो जिस तरीके से हम माताजी पिताजी का पूरा पूरा ध्यान दिलाए ताकि बच्चे में अपने आप कृतज्ञता प्रसवित हो, और वो उनकी आज्ञा पालन इसलिए कर पाए क्योंकि वो देख पाता है कि माताजी पिताजी उसकी कितनी सेवा कर रहे हैं, उसके शरीर की भी और उसको सही एजुकेशन देने की भी, और विद्यालय में अध्यापिका जी उसी तरह कर रही हैं जैसे माताजी पिताजी कर रहे हैं। अब आया पीयर्स, है ना, सिबलिंग्स, क्लासमेट्स, जिनके साथ उनको पढ़ना लिखना सीखना समझना है। तो उनके प्रति उनका भाव ऐसा बना रहे, सहयोग का बना रहे और प्रतिस्पर्धा का ना बने, इसलिए उनको हर क्षण ये ध्यान दिलाना है कि आई एम ग्रोइंग अलोंग विथ माई सिबलिंग्स एंड क्लासमेट्स, वी आर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, है ना। तो हमारी जो पोएम्स होती है, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे बनाते हैं हम कि उसमें इंग्लिश भाषा तो सीख जाए कि वी प्ले टुगेदर, वी जितनी भी एक्टिविटीज है वो उस पोएम में आ जाती है, तो एक्शंस भी आ जाते हैं, और साथ में ये भाव केंद्र में रहता है कि सहयोग की जो हमारी प्रवृत्ति है वो कैसे बनी रहे। क्योंकि जिनके साथ हमको पढ़ना लिखना बढ़ना है, उनके साथ यदि हम प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारा जो समय है वो ईर्ष्या द्वेष में ही मतलब वेस्ट हो जाएगा, और हम उसको सीखने समझने में नहीं लगा पाएंगे उस ऊर्जा को, और उस समय का सदुपयोग भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे हम एक दूसरे के पूरक बन के जो हमको अच्छा आता है दूसरे भाई बहन को सिखा पाए, और जो उनको अच्छा आता है वो हम सीख पाए, और हर समय यही भाव बना रहे कि इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी जैसे कॉम्प्लेक्सेस ना आए। कोई चीज अगर कोई भाई बहन नहीं कर पाता है तो उसको ये ध्यान दिला पाए कि पर आप ये तो अच्छा करते हो, आपकी रीडिंग तो अच्छी है, कोई बात नहीं, आप राइटिंग पे थोड़ा और काम कर लेना, आपका बोलना तो अच्छा है ना,
तो कैसे हम हर एक की जो क्वालिटी है उसकी तरफ ध्यान आकर्षण करा पाए, ऐसा हमारा कंटेंट है। तो अभी तो मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि इस तरीके से ध्यान रख के हमने अपने कंटेंट को डेवलप किया है। बाकी जब ये कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे हम, तब गूगल ड्राइव का एक लिंक गौरी बहन जी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हमारी पुस्तक इंग्लिश की और हमारी एक्सरसाइज बुक्स इंग्लिश की है। तो जो बातें मैं अभी बता रही हूँ आपको, वो आप उसमें देख पाएंगे कि कैसे हमने वो सारा चीज इंग्लिश में डाला है, जिसके माध्यम से वस्तु हमारा है, कंटेंट हमारा है, लेकिन साथ में बच्चा भाषा सीख जा रहा है ना। तो इंग्लिश में मेन बात हमको यही लगी कि हमको बाबा जी ने ये कहा था कि बेटा ग्रामर जो है, व्याकरण किसी भी भाषा में सिखाया जाए, वो ऐसा है कि आदमी अपने खुन्नस निकालने के लिए पढ़ा रहा है, क्योंकि इतना नियम बता देते हैं बच्चे को कि उसकी हिम्मत ही नहीं होती खुद से कुछ लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, है ना। तो वो थोड़े प्रेशर में दबा दबा रहता है और नहीं सीख पाता है उतने मन से, इतने खुलेपन के साथ में। तो इंग्लिश में खास करके ये ध्यान देने की बात है कि हम पहले से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ना बताएं। बाबा जी ने ये बोला कि जैसे घर पे कोई गुजराती बोल रहा है, हमारे घर पे गुजराती बोली जाती है, तो बच्चा अपने आप पिक कर लेता है। उसको ये नहीं बताना पड़ता कि पास्ट टेंस में ऐसे बोलो, फ्यूचर टेंस में ऐसे बोलो, प्रेजेंट टेंस में ऐसे बोलो, या ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। जैसा वो सुन रहा है वैसा वो बोलने लग जाता है। तो जैसा हम बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, वैसा हम खुद बोलते हैं, और वैसा ही हमारे पाठ में और हमारे अभ्यास पुस्तिका में होता है। ठीक है। तो स्पोकन की प्रैक्टिस कराएं, चाहे लिसनिंग की, चाहे रीडिंग की, हम वो भाषा डालते हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चा पिक करे। और उसको ग्रामर के माध्यम से कम और यूसेज के माध्यम से अधिक तरीके से बताना। मतलब उसका हम प्रयोग इतना बढ़ा दें, वो पढ़े वहां दिखे, वो बोले वहां, बोलने के अभ्यास में करा दें, उसको लिखने के अभ्यास में करा दें, इतना हम उसको अभ्यास करा दें बारंबार कि रूल्स वो अपने आप समझ जाए। उसको हम पहले रूल बता के फिर भाषा सिखाएं, ऐसा हम अप्रोच नहीं रखें। तो बच्चा प्रेशर, मतलब उस भाषा से डरेगा नहीं, और जब उसको सिंपल कुछ बातें आ जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स को भी अपने आप, मतलब मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और यदि आप देखेंगे कि हमारी चेतना विकास मूल्य शिक्षा में जिस तरीके के शब्द और सेंटेंसेस हैं, तो कन्वेंशनल स्कूल में ऐसा है कि हो सकता है इस तरह की कहानियां हो कि जो बलून के ऊपर होगी, या बॉल को लेके होगी, या कोई भी स्टोरी होगी एनिमल्स को लेके, और ऐसा जो कि एक काल्पनिक दुनिया की होगी, जिसमें पशु पक्षी बोल रहे होंगे, या फिर मॉरल साइंस की तरह कुछ होगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो करो ना करो वाली भाषा। और वहीं आप चेतना विकास मूल्य शिक्षा के इंग्लिश के कंटेंट में देखेंगे कि जो हम कर सकते हैं, जैसा परिवार में होता है, जो समाज में होता है, जो व्यवस्था है, उसको दर्शाना। तो इस तरह की भाषा हमारी इंग्लिश में बनी रहती है, उसी को बच्चा पिक कर लेता है अपने आप। हमारे 5th के बच्चों ने जब बोर्ड दिया था पिछले वर्ष, तो उन्होंने सबसे अधिक इंग्लिश में स्कोर किया था, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश का कंटेंट जो सीवीएमएस में पढ़ा था वो इतना सार्थक था, इतना उनके जीने से जुड़ा हुआ था, कि जब उन्होंने ये सीजी बोर्ड की पुस्तकें पढ़ी तो उनको लगा कि ये तो बहुत ही छोटे बच्चों जैसा चीजें हैं, जिसका मतलब उन्होंने कई पाठों की समीक्षा भी करके बताई कि अध्यापिका जी इसमें तो कोई मतलब मैसेज ही नहीं जा रहा है। अपने सीवीएमएस के पार्ट से तो हर एक पार्ट से हमको कुछ सीखने और समझने में मिल रहा है। तो बच्चे खुद ये देख पाते हैं कि कितना कंटेंट सार्थक है, कितना नहीं है, उनकी दृष्टि विकसित हो जाती है। ऐसा कंटेंट हम देते हैं। ठीक है। फिर डू वी नीड ईच अदर्स हेल्प, ये पॉइंट नंबर 4 है फोकल पॉइंट्स में। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द केयर एंड सपोर्ट आई गेट। हाउ डू आई यूज माई सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स? हाउ डू आई टेक गुड केयर ऑफ माई बॉडी? लर्न ऑल द वर्ड्स विच हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड एक्सप्रेसिंग। तो ये जितने बिंदु आपको दिख रहे हैं उसको हमने फोकल पॉइंट लिखा है कि क्लास 1 में ये सारे बिंदु बच्चों को स्टोरी, पोएम, मेक सेंटेंसेस, वर्ड्स, वोकैबुलरी सबके थ्रू हम इसको पहुंचा दें, है ना। तो भाषा में पारंगत हो बच्चा, और इस तरह के कंटेंट से हो। ठीक है।
फिर उसी तरह क्लास 2 में भी कुछ फोकल पॉइंट्स है ना, जिसमें थोड़ी भाषा की क्लिष्टता बढ़ते जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाती है। अब वो मदर के रूटीन एंड ऑल द टास्क शी डज, तो हम बच्चे को प्रेरित करते हैं कि वो 4-5 लाइन अपनी मदर के बारे में लिख पाए जो वो दिन भर उसके लिए करती है, तो ये सेंटेंस वो स्वयं से फॉर्म करे। तो क्लास 1 में हमने उनको वो वोकैबुलरी डेवलप कराते हैं जिसके माध्यम से क्लास 2 में वो उस तरह के सेंटेंसेस बना पाए जो उनको संबंध में दिख रहा है ना, जो भी मूल्यों का निर्वाह हो रहा है उनके साथ, उसको वो ऑब्जर्व करके कुछ सिंपल सेंटेंसेस बनाने में हम उनका सहयोग करते हैं। तो वो वर्ड्स तो उनको आते हैं, अब मिला के सेंटेंस फॉर्म करने में उनको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है कि अगर कोई बच्चा बोलना चाहता है, अध्यापिका जी मम्मा जी ने ना कल मेरे लिए हलवा बनाया था, तो अब मैं उसको कैसे लिखूं, और आप उसको मम्मा जी पता है ना, मेक वर्ड भी पता होता है, तो अब उसको आपने बोला कि हाँ मेक तो प्रेजेंट है, तो मेक का पास्ट होता है मेड, तो आप मेड लिख दो, तो मम्मा जी मेड, तो फिर उन्होंने बोला हलवा के लिए क्या लिखूं, तो हमने बोला कि बेटा जी इंग्लिश में जो भी वर्ड होगा वो उसके करीब होगा बट एग्जैक्टली हलवा नहीं हो सकता। तो इंग्लिश डिक्शनरी ने भी बहुत सारे वर्ड्स इंडिया के जो यूसेज के हैं वो डिक्शनरी में डाल दिए हैं, तो आपको समोसा मिल जाएगा डिक्शनरी में, इस तरीके से रोटी भी मिल जाएगी डिक्शनरी में। तो हमने उनको ये प्रेरित किया कि जो आपके घर में ओरिजिनली बोला जाता है आप हलवा ही यूज कर लो, तो उसको भी अच्छा लगता है कि ओके मुझे उस भाषा में, मतलब वो ऑथेंटिसिटी उसकी खत्म नहीं कर रहे हैं, जो चीज ऑथेंटिकली जिस भाषा में बोली जाती है उसका वर्ड हम कोई भी भाषा में लिखे वो ही लिख रहे हैं। तो शी मेड हलवा फॉर मी येस्टरडे, है ना, तो आपने पहले उनको टुडे टुमारो येस्टरडे ये वोकैबुलरी क्लास 1 में दे दो, तब जाके वो क्लास 2 में वो टुडे टुमारो येस्टरडे को यूज कर पाएंगे। तो हर हमेशा ये ध्यान देंगे हम कि जो हमको अग्रिम आगे जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उसका इनपुट हमारे द्वारा पहले हो जाए, है ना। तो पहले हमने क्लास 1 में वोकैबुलरी दी, क्लास 2 में मेक सेंटेंसेस के लिए प्रेरित किया, फिर क्लास 3 में हम ये कर सकते हैं कि अभी वो मेक सेंटेंसेस जो किए थे वो एक टॉपिक से रिलेटेड 4-5 बिंदु खुद से लिख पाए, ठीक है, तो वहां से मतलब 4-5 लाइन के पैराग्राफ तक पहुंचता है बच्चा, ये क्रम में अपन रहते हैं। और फिर 5th तक के वो लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग ये सब आ जाता है, तो इस क्रम में अपन चलते जाते हैं, और उस क्रम में चलने के पीछे कंटेंट किस तरीके का दिया जाता है वो आप इस फोकल पॉइंट्स में पढ़ सकते हैं ना। तो माय पेरेंट्स टेक केयर ऑफ माय रूटीन, फुलफिल माय नीड्स, हेल्प मी अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरीथिंग, ये सब अगर आपने एग्जाम्पल में दिया कि बेटा जी इससे संबंधित वाक्य बनाना है, तो ऑटोमेटिकली वो मूल्यों की पहचान होने वाले वाक्य बनेंगे। माय टीचर्स टेक केयर ऑफ माय रूटीन एट स्कूल एंड हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग, है ना। द नीड टू ओबे माय पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर माय मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि वो स्वयं से ये सोच पा रहा है कि अगर मैं आज्ञा पालन करता हूँ, अगर मैं सुनता हूँ, तो मेरा मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो है वो सही तरीके से हो पाता है, क्योंकि वो सब मुझे उन्हीं बातों का ध्यान दिला रहे हैं जो मेरे सीखने और समझने के लिए जरूरी है, ऐसा आहार दे रहे हैं जो मेरे पोषण के लिए जरूरी है, ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो मेरे चेतना के विकास के लिए जरूरी है। तो इस तरह की एक्सेप्टेंस वाले सेंटेंसेस अगर बच्चा खुद फॉर्म करता है तो अब मतलब ये उसकी खुद की धरोहर होने लगती है। तो पूरा इंग्लिश में ध्यान दिलाने वाली बात मेरी तरफ से आपके लिए ये है कि मूल्य चरित्र नैतिकता के लिए जितनी भी बातें हैं, मतलब जैसे मानव के लिए रूटीन है मूल्य चरित्र नैतिकता, बच्चों के लिए रूटीन है संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन और नियंत्रण। तो वो चारों को केंद्र में रखते हुए हम उनसे अधिक से अधिक बोलने का, लिखने का अभ्यास कराएं। तो और उसमें जैसे द क्वालिटीज ऑफ माय मदर एंड फादर, द क्वालिटीज ऑफ माय टीचर, द ऑब्जेक्ट्स आई यूज एट स्कूल एंड हाउ टू यूटिलाइज इट, द प्लांट्स अराउंड मी एंड देयर जनरल यूसेज। तो इसकी ब्यूटी ये है, ये सारे बिंदु हमने पाठ्यक्रम से ही लिए हैं, बाबा जी का जो कक्षा 1 से 14 का है, तो वो हर चीज को पर्पस से, प्रयोजन से जोड़ के ही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स यूज, जो मैं स्कूल में ऑब्जेक्ट्स यूज करता हूँ और उसको यूटिलाइज करने का सही तरीका क्या है, मेरे आसपास जो पेड़ पौधे हैं
उसका जनरल यूसेज क्या है ना। तो आप देखेंगे कि बच्चों को हम सेंटेंस मेकिंग कराते हैं, लेकिन वो उतना कनेक्ट नहीं हो पाता, उतना रेलेवेंट नहीं होता। पर अगर आप उसको वही, अगर अभी आप स्कूल के गार्डन में जाके बैठ गए और आपने बोला कि बेटा जी प्लीज राइट अबाउट ऑल द प्लांट्स एंड ट्रीज यू सी ओवर हियर, तो वो लिखेगा हाँ आई सॉ अ मैंगो ट्री, वो लिखेगा आई सॉ अ गुआवा ट्री, आई सॉ दिस, आई सॉ दैट। फिर आपने उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने बोल दिया बड़ी कक्षा में, उसके पहले आपने डिस्क्रिप्शन वर्ड सिखा दिए कि आपने कलर्स के नाम सिखा दिए ताकि वो कलर को डिस्क्राइब कर पाए, आपने साइज सिखा दिया स्मॉल बिग लार्ज ऐसे ऐसे, तो वो साइज बता पा रहा है। आपने थोड़ा टेक्सचर के बारे में बता दिया, रफ स्मूथ सिल्की, तो वो उसको यूज कर पाएगा। तो कैसे आपको पता है कि बच्चे को इस उम्र में ये ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो उससे रिलेटेड हम वोकैबुलरी दे और उसको आसपास के वातावरण वाली चीजों के थ्रू एनकरेज करें कि अब इसको आप एक्सप्रेस करो अपने शब्दों में, है ना। तो पहले बोलने में करवाओ, क्योंकि जितना हम बोलने में करेंगे उससे कम वो लिखने में जाएगा। तो आपकी तरफ से सबसे अधिक हो ताकि उसको सुनने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिले। सुने हुए कंटेंट में से कुछ 5-10 शब्द वो पकड़ लेगा जिसको वो बोल पाएगा, जो 5-10 शब्द पकड़ के बोल रहा है उसमें से कुछ 3-4 शब्द को वो लिख पाएगा। तो हमारी तरफ से अधिक इनपुट कैसे जाए, है ना, स्टोरी के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में, ये हमको ध्यान देना है इंग्लिश के समय। क्योंकि इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिसको वो हर जगह नहीं सुन रहा है। ना तो वो घर में ऐसा कोई इंग्लिश में न्यूज सुन रहा है, बच्चा न्यूज से कनेक्ट हो भी नहीं पाता, ना वो न्यूज पेपर पढ़ रहा है, ना वो ऐसी कोई मैगजीन पढ़ रहा है, ना ही हर घरों में इंग्लिश की कोई कॉमिक्स आ रही है। उसको इनपुट कहाँ से मिलेगा? तो सिर्फ विद्यालय से मिल रहा है, या पेरेंट्स अगर कुछ चुनी हुई किताबें रख रहे हैं, है ना, घर पे जो बच्चों के पढ़ने योग्य है। तो हमको हर एक इंग्लिश टीचर को ये ध्यान देना है कि हमारी तरफ से मैक्सिमम इनपुट जाए जो बच्चे की वोकैबुलरी को बढ़ाए, और कंटेंट वैसा हो जो संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण को पोषित करता हो, जो मूल्य, चरित्र, नैतिकता को पोषित करता हो, मानवीय आहार को पोषित करता हो, मानवीय व्यवहार को पोषित करता हो। ये सब हमारे ध्यान देने वाली बातें, चाहे वो कंटेंट हम डेवलप कर रहे हैं तो, चाहे हम बाहर से चुन रहे हैं तो, या बच्चे को प्रेरित कर रहे हैं लिखने या बोलने के लिए उस समय भी, है ना। तो ये क्लास 2 का था। इसी तरह 3, 4, 5 ये स्लाइड्स जो है वो बहुत लंबी है, 49 स्लाइड्स है, और इसमें क्रमशः किस किस कक्षा में क्या क्या देना है उसके बारे में है। फिर हमारी CVMS की पुस्तक का कैसे प्रोग्रेशन है, जैसे मानव लक्ष्य के बारे में अगर कक्षा 1 में कोई बात दी है, पोएम है, तो फिर 2 में उससे रिलेटेड पार्ट है तो उसमें क्या बिंदु गए, 3 में क्या गया, इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो मुझे ये पता था कि 1 घंटे के अपने सेशन में मैं आपको सिर्फ वो दृष्टि दे सकती हूँ कि इस स्लाइड को आप कैसे पढ़े, है ना, क्योंकि ये खुद से आराम से देखने वाली चीज है। इसको आप 4-5 दिन तक के देखेंगे तो आपको इसको मतलब कनेक्ट कर पाएंगे और आप देख पाएंगे इसको। साथ में चेतना विकास मूल्य शिक्षा वाली पुस्तक को भी साइड में रख के और चेतना विकास मूल्य शिक्षा की एक्सरसाइज बुक को साइड में रख के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट जो है वो कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होते गया और माँ से शुरू होकर कैसे पूरी धरती तक के और समाज तक के पहुंचा, है ना। और उसी तरह से भाषा सिखाने के भी जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप हमारी एक्सरसाइज बुक में देख पाएंगे कि कैसे हमने जनरल यूसेज से ही ग्रामर की चीजों को कराते गए, है ना, जिसमें नियम बच्चे अपने आप से समझ पाए। तो ये बस एक छोटी सी अप्रोच रही अभिभावक विद्यालय में। और जैसा कि गौरी बहन जी ने मुझे बताया था कि आखिरी के 10-15 मिनट हमारे फीडबैक सेशन रहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को मतलब काफी सारा कंटेंट ये स्लाइड के माध्यम से दे दिया है जिसको आप आराम से पढ़ के समझ ही सकते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है और इसके साथ में हमारी पुस्तकों को भी देख सकते हैं। कोई और प्रश्न होगा तो आप लोग मुझे गौरी बहन जी के माध्यम से पहुंचा देंगे तो मैं उसका उत्तर भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। और अभी तुरंत में भी आप मुझसे जो कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। दीदी जी एक खूब बढ़िया से आपने रखा। मैं ये चाह रही थी आप ना वो अर्थ वाली पोएम एक सुना दीजिए। ओके, पोएम सुनिए।
जी ठीक है। Earth is our planet and we live on it. Earth is our planet and we live on it. Our Earth is one and it is indivisible. Our Earth is one and it is indivisible. It has soil, stones and sand. It has soil, stones and sand. It has air, water and land. It has air, water and land. It is all together on earth. It is all together on earth. Earth is our planet and we live on it. Our Earth is one and it is indivisible. It has so many plants and trees. It has so many animals and birds. It has so many plants and trees. It has so many animals and birds. It is all together on earth. It is all together on earth. Earth is our planet and we live on it. Our Earth is one and it is indivisible. Earth is our planet and we live on it. Our Earth is one and it is indivisible. We have families, we have friends. We have families, we have friends. We have so many people helping us. We have so many people helping us. We all live together on earth. We all live together on earth. Earth is our planet and we live on it. Our Earth is one and it is indivisible. Resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. Resolution, prosperity, fearlessness and coexistence. This is all we want on earth. This is all we want on earth. Earth is our planet and we live on it. Our Earth is one and it is indivisible, indivisible. बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दीदी जी, और बहुत। इतना शानदार, इतना सटीक आपने रखा और इतना अमूल्य समय दिया। अब मैं चाहती हूँ हमारे जो बंधु भगिनी हैं उन तक क्या पहुंचा, उनकी कोई क्वेश्चन हो या जो फीडबैक, मैं चाहती हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा रखेंगे। इतना बढ़िया सार था उस पूरे कैरिकुलम का कि कुछ शब्द ही नहीं बचे कि उसमें कहाँ क्या, मतलब बहुत कुछ तो हमने ही सीखा परंपरा के अनुसार भी अगर देखे जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू बहन जी। बहुत बढ़िया उषा बहन जी। और बाकी भाई बहन भी रखेंगे अपनी बात, भले ही आधा मिनट में रखे, एक मिनट में, पर सभी लोग अभिव्यक्त हो। दीदी मैं कह रहा था, हाँ भाई, ये इंग्लिश का जो इन लोगों का जो पाठ्यक्रम रहता है, मतलब अभी जो हम लोग हमारे बच्चों की स्कूलों में, उसके अंदर जो इंग्लिश में जो पोएम्स वगैरह रहती है वो तो बिल्कुल भी हम लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। मतलब जो भी कहाँ जो पोएम्स रहती है उसका कहीं से कोई मतलब ही नहीं निकल पाता बच्चों को। इनफैक्ट बच्चों को तो दूर, हम लोग ही खुद उसको नहीं समझ पाते कि ये हम्प्टी डम्प्टी सेठ आने वाली इस टाइप की जो पोएम चलती है, इसका मतलब क्या है देने का कंटेंट में। तो मुझे ये लगता है कि मतलब जो CVMS में जैसे इंग्लिश में जो कंटेंट आप लोगों ने डेवलप किया है, उसके साथ में हम बच्चों को अपने घर पर ही अगर इसको अच्छे से वो करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। एकदम आराम से होगा भाई जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और आपने भाषा सीखना तो सेकेंडरी है, उसका वस्तु क्या हो वो महत्वपूर्ण है। एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। और इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही दीदी, क्योंकि कंटेंट तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ नहीं मिलता है हम लोगों को। हाँ जी, क्योंकि सारा जो भी लिखा हुआ है इन लोगों की इंग्लिश की बुक्स में वो सब बाहर से उठाया हुआ है। जी जी, बहुत बढ़िया लाल बहादुर भाई जी। हेलो, सभी को नमस्ते। बड़ी मम्मी जी सलाम। नमस्ते बेटा जी। हाँ, ये दीदी जो बताई है ना दीदी जी, उसमें ना संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन को केंद्र रख के ना
पहली शुरुआत माँ से परिचय करा के पूरी जो संसार से परिचय कराना है इंग्लिश के माध्यम से, जो हमारे वातावरण से परिचय कराना है, उसका बहुत खूबसूरत दृश्य दीदी ने दिखाया है। सिंपल प्रेजेंट से कंटिन्यूस उनको कैसे बताएं, सिंपल चीज से कैसे। हाँ, मुझे ये समझ में आया कि अभी तक जो हम पढ़ते थे ना, तो भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि सभ्यता अभिव्यक्ति का माध्यम टाइप का लगता था कि अंग्रेजी सही पढ़ना है। है तो अंग्रेजों की सभ्यता पढ़ाई जाती थी, जबकि भाषा भाव अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो ये इसमें जो सही चीज को किए हैं कि आप किसी भी भाषा में करें, भाव तो नहीं बदलता, भाषा से भाव नहीं बदलता और न ही वस्तु बदलता है। तो इस चीज को बहुत सही तरीके से यहाँ पे प्रयोग किए हैं। उससे उस भाषा के प्रति भी अपनापन रहेगा ही, बड़ों को भी और बच्चों को भी। और जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए अभिभावक नहीं हैं, उनके लिए ही भी बच्चों को मदद करने में आसानी है। ये वो वाली तो जो अभी दूसरी परंपरा की शिक्षा में जो है, वो तो लगता है हमने ही नहीं पढ़ा है, हम ही नहीं जानते, तो क्या बच्चे को सहयोग करें हम। लेकिन आपका वाला जो सिस्टम है वो तो बहुत ही एकदम सुकून टाइप का कंटेंट, वो तरीका लग रहा है। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसमें मेरा भी जो एक ध्यान इस पे गया, मैं आशु बोल रहा हूँ इधर भोपाल से, कि वो दीदी जो बता रही थी कि इसमें आप भाषा के लिए नियम का यूज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, जो उससे क्या है और कठिन हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी क्लिक हुई, क्योंकि अपन जैसे व्याकरण के लिए बाबा जी ने बोला, तो वो जितना ज्यादा अपन बोलने में प्रयोग करेंगे वैसे ही बच्चा उसको ग्रैस्प करेगा। अगर आप नियम बताओगे तो नियम से चलना वाकई मुश्किल हो जाता है, और उसमें फिर आपको हमेशा दिमाग में वो पेच ही फंसाने पड़ते कि कौन सा नियम लगा के क्या बोलना है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको भाषा सिखाई जाए। तो बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बिंदु जबरदस्त पकड़ा है है ये। भाई जी आपने। तो ऐसा ही ये इसमें भी लागू होता है कि जैसे बाबा जी ने बोला कि अध्यापिका जी के आचरण से जाएगा, है ना। तो जैसे व्यवहार के नियम, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम, ये जिस तरीके से सहज रूप से हमारे आचरण से चले जाएंगे, उसी तरह भाषा सीखने के नियम भी बोलने, लिखने, पढ़ने में अपने आप चले जाएंगे। जी। नमस्ते सभी को, मैं ललिता बोल रही हूँ बैतूल से। मैं इसमें एक चीज बहुत ही मेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई दीदी, इसलिए थैंक्स पहले चानी दीदी को कि मैं चूंकि एक ट्राइबल एरिया से के स्कूल में काम करती हूँ, तो यहाँ मेरे बच्चों को इंग्लिश समझाना पढ़ाना बहुत ही मतलब सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब इसी में होता है। तो इससे मुझे एक चीज समझा कि जो ग्रामर का प्रेशर जो टीचर पे भी बहुत ज्यादा रहता था, इसमें वो चीजें एकदम सामान्य रूप से अपने सहज क्रम से ही वो चीजें चले जाएगी बच्चों तक। तो ये मेरे लिए प्रैक्टिकली इसको करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज पता चली दीदी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम दीदी जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया ललिता बहन जी। भोपाल से नीलमणि दीदी जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ दीदी, मैं भोपाल से नीलमणि। दीदी ने जो संबंध को जोड़कर वस्तु इंगित कराना और भाषा सिखाना बताया, वो वाकई में बहुत सही लगा। और उसमें अपन ये तो बता ही रहे कि पापा जी खरीद रहे, मम्मी जी धोकर काट रही, खिला रही, इससे पोषण मिलता है। फिर वो कहाँ से आता है, कैसे, कहाँ उगता है, किस एरिया में, ये भी बता सकते हैं उसको साथ साथ। तो वो भी सही लगा। और दूसरा, सहजता में सिखाने से प्रेशर नहीं बनता, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से बच्चा समझ सकता है, सामान्य अपने बोलचाल की भाषा जो अपनी मातृभाषा सीखते हैं ऐसे। तो ये भी लगा। और दूसरा ये कि उसको संबंध के साथ जोड़कर बताने से समझने में आसानी भी होगी, और सहजता से अभिव्यक्त होने के लिए वातावरण में ले जा करके और अच्छे से सिखा सकते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे 3-4 जगह ध्यान गया मेरा। बहुत बढ़िया दीदी जी, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। हाँ, हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। मैं हेमलता। नमस्ते। इसमें दीदी जी ने बताया पढ़ाने के लिए क्रम, मतलब वो क्रम अनिवार्य है, बहुत अच्छा रहा है। और जैसे पहली में मतलब वोकैबुलरी प्रयोग करने के लिए, और दूसरी में सामान्य प्रयोग, और तीसरी के लिए आसपास में मतलब आसपास के वस्तुओं से जोड़कर प्रयोग करना। बस इतना ही मेरे को अच्छा लगा। बहुत बढ़िया हेमलता दीदी जी, बहुत सुंदर रखा आपने जी। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। मैं रायपुर से पूनम बोल रही हूँ।
और नमस्ते। सबसे पहले चानी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आज आपने जो ये इंग्लिश भाषा का जो आपने बताया है, कंटेंट बताया है, उसकी मतलब भाषा शैली को कैसे साथ साथ लेकर कंटेंट के साथ बहुत ही अच्छा है अभ्यास के लिए। इस तो ये बहुत अच्छा लगा और इससे मतलब लग रहा है कि मतलब और हमें भी मतलब इसी तरीके से इसी मतलब शैली में पढ़ाने की इच्छा भी हो रही है अपने बच्चों को। मेरा जी। बेटा भी अभी बहुत छोटा है, तो बहुत सरल शब्दों के प्रयोग से दीदी और मतलब संबंधों के प्रयोग से संबोधन, सहयोग, आज्ञा पालन, नियंत्रण के साथ साथ कैसे बच्चों पे मतलब संबोधन किया जा सके, उनको मतलब चीजों का ज्ञान कराया जा सके, ये बहुत अच्छे से और सरल शब्दों में आपने समझाया। कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने जी। शुरू से लेके अंत तक बहुत ही अच्छे से हम लोगों को सरलता के साथ समझाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू बहुत दीदी बढ़िया, जी, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया पूनम दीदी जी। हेमकृतिका दीदी जी। हाँ दीदी जी नमस्ते। सबको नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा, जैसे अंग्रेजी भाषा को लेकर के अभी तक जो मन में जो अंतर्द्वंद बना हुआ था दीदी, है ना, जी बचपन से जी। लेकर के आज तक जो भाषा को लेकर के अड़चने रही हैं और हाँ चांदी जी। दीदी ने उनको इतनी सहजता के साथ रखी हैं कि जैसे उपकार विधि से जीते हैं और आने वाले पीढ़ी को अगर हमारे आचरण के द्वारा वो जाता है तो कितना सहज और सरल हो पाता है। तो इस ढंग से बाबा जी ने जो मूल्य शिक्षा का जो हमको अनुभव की जो रोशनी दी है और उसमें हमारा जीना जो अभ्यास है ये कितना सुखद है, ये सुन के देख के बड़ा मन जो है उत्साहित होता है दीदी। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बनाएंगे हेलो। अपन उत्सव। हाँ, जी भैया। महासमुंद से तो शिव भाई चांदी जी, दीदी जी को बहुत बहुत बढ़िया बहुत धन्यवाद जी। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी जी। हाँ नमस्कार सबको। नमस्ते। नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर प्रयास है, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ भैया जी, आ रहा है भैया, सुनाई आ रहा। पवित्रो भाई जी महासमुंद से बोल रहे हैं, है ना? बताइए भाई जी, आपका कहाँ ध्यान गया? जी दीदी, बहुत मतलब मैं भी मतलब मिडिल स्कूल में इंग्लिश को टीचिंग करता हूँ, तो इसमें मतलब बहुत पढ़ाने पर हमको बहुत रूखा रूखा लगता था, लेकिन दीदी जी ने जिस प्रकार से कंटेंट और पाठ्यक्रम को कैसे उसको अपने दर्शन के हिसाब से बच्चों के और समाज को देना है, उसको बहुत सुंदर ढंग से बहुत अच्छा लगा। इसमें मुझे बहुत मतलब प्रेरणा मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र भाई जी। नमस्ते, मैं सरस्वती बोल रही हूँ दीदी। चांदी दीदी को मेरे तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता दीदी। और उसमें मेरे को बहुत बहुत उपलब्धि मिला है दीदी। मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत थोड़ा सा वो हो जाती थी, इंग्लिश को कैसे परोसे ताकि बच्चे में समझ विकसित हो सके भाषा को लेकर। लेकिन इसमें दीदी ने बताया कि एक सेब है, उस सेब का जो वस्तु के रूप में भी उसको बोध हो गया बच्चों को, और उसका कलर का भी उसको ज्ञान हो गया, उसका स्पेलिंग भी उसको पता चल गया, और वो सेब देने वाला जो मम्मी जी और पापा जी है उनका भी उनको संबंध का ज्ञान हो गया। और जब माँ और पिताजी जब उसको दे रहे हैं तो उसका जो क्रियाएं है उस क्रियाओं के आधार पे उनका पोषण का भी बच्चों में वो सारा चीज समझ के रूप में विकसित हो गया। तो वास्तव में दीदी ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा आज हम 30 साल 40 साल में कर रहे हैं, वो तो आज हमारे बच्चे पहली क्लास से ही उसका चेतना में विकास हो जाएगा। ऐसा मेरे को आप लोगों को देखकर, आप लोगों से प्रेरणा लेकर मेरे में खुशी हो रही है दीदी। ऐसा मेरे को समझ में आई है। बहुत बढ़िया अपन मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत बढ़िया दीदी जी। इसलिए बाबा जी ने कहा है कि यदि ऐसी शिक्षा बच्चों को मिलेगी तो वो 12वीं निकलते निकलते तक प्रमाणित हो सकते हैं, अनुभव संपन्न होकर। हाँ जी, मैं किरण साहू बैतूल से बोल रही हूँ। स्वागत है। हेलो। हाँ जी, आ रही आवाज, बताइए। आ रहा सुनो। हाँ हाँ दीदी, अभी तक जितनी बातें बताई चानी दीदी जी ने वो सभी लोग के द्वारा बताई जा चुकी है। और एक चीज और उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी कि दीदी ने जो एक और बात बोली कि हर बच्चे में कुछ क्वालिटी होती है, उसके तरफ हमें ध्यान देकर उससे और प्रेरित करना चाहिए।
वो बहुत अच्छी बात लगी। बाकी इंग्लिश के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ बताई कि किस तरह से सहज रूप से बच्चों को हम इंग्लिश को भी सिखा सकते हैं। और संबंधों के ऊपर जो उन्होंने बताया कि पहले संबंध से शुरू करके वस्तु को उनके सामने रखना है, ये बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ समझ आई। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि चानी दीदी जी ने जो पोयम गाई उसमें उनकी आवाज बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगी। और चानी दीदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी बातें यहाँ बताई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आशा करती हूँ आप सबसे मिलने मिलेगा जल्दी। और डबल से अभी तो चानी दीदी का और है 9 मई को अगला सेशन है चानी दीदी जी का, है ना? तो फिर से हमको सुनने को मिलेगी ये सुरीली आवाज दीदी की। अरे हाँ चानी दीदी नमस्ते। नमस्ते। हाँ काफी बढ़िया रहा दीदी आपका इंग्लिश एजुकेशन को लेकर आपने जो रखा, और आपने जो पोयम तैयार किया है वो काफी मतलब सराहनीय है दीदी। हम सब सहयोग चाहेंगे अपने अभ्यास विद्यालय के लिए आपके पोयम्स का। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्राइमरी एजुकेशन में होना चाहिए, सहयोग, संबोधन, आज्ञा पालन और नियंत्रण को लेकर, तो कैसे हमारे डेली रूटीन से हमारे घर में जो क्रियाएं हो रही है, मम्मी पापा जी जो लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनको बच्चे पोयम के माध्यम से कैसे समझ पाए और उनको अपने जीने में देख पाए। इन बातों को लेकर जिस तरह से सिलेबस आपने तैयार किया है वो हम सबके लिए काफी अच्छा रहेगा, हम भी अच्छा कर पाए। और आपका मार्गदर्शन इसमें चाहिए दीदी, बस यही अपेक्षा है। एकदम एकदम बिल्कुल बना रहेगा सहयोग। थैंक्स चानी दीदी जी कि आपने अपना इतना अमूल्य समय निकालकर हमको दिया और इतने सुंदर ढंग से, सहज ढंग से अपनी प्रस्तुति रखी। हम पूरे उत्सव परिवार की तरफ से आप सबके लिए, आपके लिए हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट है बहन जी, आप सबके प्रति भी इतना ही सम्मान का भाव बना है। और अच्छा लगता है कि कैसे आप सुंदर तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब लोग, और आपसे प्रेरणा पाकर और कई कई लोग इसी तरीके से इकट्ठा होकर सार्थक एक समाज बनाकर बहुत सभी आयाम पे काम कर पाएंगे। तो आप सबके साथ बने रहना, और आप सबके लिए जो कुछ भी हम कर पाए ये हमारे लिए बहुत खुशहाली की बात होगी। मतलब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपको भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते, खूब खूब सारी बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं, अभिनंदन, धन्यवाद।